कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर देखना चाहूँ, कंडीशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर देखना चाहूँ, एक ही पॉइंट पर दो एस एच एम ऐड हो रही है, क्योंकि मुझे एस एच एम वेव ही पढ़नी है बेटा, बाकी वेव से मतलब नहीं है मुझे। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो एक पोजीशन पे मान लो आपका ए वन साइन ओमेगा टी है एक वेव। अब वो पोजीशन फिक्स कर दी तो एक्स वैक्स कुछ भी समझ लीजिए, चाहे से एक्स इक्वल टू जीरो पे समझ लीजिए आप, क्योंकि वेव की इक्वेशन आपको ध्यान हो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट होती है, वो अभी लिखूंगा, बट मान लो ये पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं। और दूसरी एस एच एम कितनी हो रही है आपकी, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट क्या कह रहे हो आप, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत बात हो चुकी है अभी अपनी, कि आप दोनों को एक सिंगल साइन में लिख सकते हो। तो जो आपका रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो इस तरह का आता है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा करके। तो ये जो है आपका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। दोनों को लिखा आपने और पॉइंट का ऑसिलेशन साइन फंक्शन ही आ गया, मतलब दो एस एच एम ऐड कर रहे हो तो एस एच एम ही आ रही है, तो उस एच एम का एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से यही तो बोलेंगे हम। दो एस एच एम ऐड कर रहे हैं पर्टिकुलर पोजीशन पर आप, और जो आपकी इक्वेशन एडिशन से आ रही है, आप पता है इसको ऐड करके लिखोगे आप, इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हो, मैथ से कोई फिजिक्स नहीं है, मैथ से बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। तो मतलब उस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया उस पार्टिकल का, तो देख के पता पड़ रहा है कि वो एस एच एम भी और एम्पलीट्यूड कितना ए आर होगा। ए आर कितना होता है, टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्लियर है क्या बेटा, ए आर मैक्सिमम कब होगा, बताओ मैक्सिमम कितना होगा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए वन स्क्वायर। ए वन प्लस ए टू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और ये कब होगी आपकी, जब आपका कॉस फाइव नॉट कितना हो जाएगा, फाइव नॉट बोल दो, कॉस फाइव नॉट वन हो जाएगा। कब कब होता है ये होता है जीरो पर, टू पाई पर, फोर पाई पर, इस तरह के टू एन पाई पर होता है, जहाँ पर एन आपका इंटीजर है। ठीक है, आपको मतलब उस पॉइंट पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फेज डिफरेंस कितना है वहां पर। समझ रहे हैं आप चीज, वहां पर ऐड होने वाली जो एस एच एम्स हैं उनमें फेज डिफरेंस कितना है, इस पे डिपेंड करता है, उनकी इक्वेशन समझिए अभी। और कोई फेज का मतलब आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी वो आप एस एच एम अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या फेज होती है क्या नहीं होती है, बट अभी आपको नहीं पड़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन के आगे जो कुछ लिखा हुआ है अभी वही फेज है हमारे। ठीक है ना, यहाँ पे एस एच एम निकालेंगे, जो मैंने बहुत जनरल मोस्ट जनरल इक्वेशन भी उसमें बताई है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा फेज के। लेकिन अभी हमारे लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस इतना समझिए, अभी साइन के आगे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट ए फेज है, तो अगर आपका फेज डिफरेंस इनमें से कुछ है, जीरो टू पाई फोर पाई, जो भी वेव्स पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड हो रही हैं, तो वहां पर जो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। क्लियर है आपको ये चीज, दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को, एक पॉइंट पर दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स ऐड कर रहा हूँ, और उस पॉइंट पर सिंपल हार्मोनिक वेव्स के एडिशन का मतलब है कि उस पॉइंट पर दो सिंपल दो साइन फंक्शंस को ऐड कर देना। तो जो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो एसएचएम कर रहा है, कैसे निकाला, सिंपल मैथ से निकाला, मुझे पता नहीं था क्या होगा, मैंने मैथ लगाई तो ये निकल के आया। इसको देख के मैं समझ गया पार्टिकल एसएचएम ही करेगा, और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। मैक्सिमम कब होगा, ए वन प्लस ए टू, मिनिमम कब हो जाएगा ए वन माइनस ए टू, ये मिनिमम कब हो जाएगा, कॉस फाइव नॉट इक्वल टू माइनस वन पे। ठीक है, मिनिमम कब हो जाएगा, कॉस फाइव नॉट इक्वल टू माइनस वन पे, वो कब होगा, फाइव नॉट, यही है ना, कॉस फाइव नॉट वन से माइनस वन तक जाता है, तो फाइव नॉट माइनस वन कब होता है, शायद टू एन प्लस वन पाई पे होता है क्या, बताओ बेटा, टू एन प्लस वन पाई पे होता है क्या, मतलब फाइव नॉट किस किस पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, थ्री पाई पे आ रहा है, फाइव पाई पे आ रहा है, सेवन। अरे क्लियर है सबको, ये दिक्कत तो नहीं है, कॉस फाइव नॉट की माइनस वन वैल्यू इन वैल्यूज पर ही होती है। ठीक है, तो एक पर मैक्सिमम है, एक फाइव नॉट पर मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरह से होता रहता है, डिपेंड करता है किसी भी पोजीशन पर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का क्या होगा। ठीक है, तो ये सुपर पोजिशन है हम जो पढ़ने वाले हैं, बट इस चैप्टर में मेनली हमको इंटरफ्रेंस पढ़ना है, तो इंटरफ्रेंस और सुपर पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर मैं आपको एक ही लाइन से एक्सप्रेस कर दूं तो। ठीक है, केवल इतना सा, इंटरफ्रेंस सुपर पोजिशन का एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है, ध्यान से सुन लो, अभी बहुत यूज करने वाले हैं ये फाइव नॉट।
is constant at a position and does not change with time. if phi naught at a position if phi naught at a position, जो भी मीडियम में वेव्स मिल रही हैं और किसी भी पोजीशन पर phi naught अगर, सुन रहे हैं बेटा, if phi naught at a position is not changing with time, if phi naught at a position is not changing with time, अगर ये टाइम के साथ नहीं बदलता, कैसे बदलता है वो बात की बात है, ठीक है ना। अभी मैं कह रहा हूँ कि पाई नॉट अगर कहीं जीरो था, जीरो रह गया, पाई बाई सिक्स था, पाई बाई सिक्स रह गया, थ्री पाई बाई टू था, थ्री पाई बाई टू रह गया, विद टाइम वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। इफ फाई नॉट एट ए पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, देन सच सुपर पोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये अपने बात करने की है, बोर्ड में इंटरफेरेंस को कैसे डिफाइन करना है वो सब मैं बताता हूँ अभी, बट जो समझने की बात है वो यही है बेटा। इंटरफेरेंस एक तरह का सुपर पोजिशन ही है, वेव्स ऐड होती हैं, उसी को इंटरफेरेंस कह रहे हैं हम, बट विद ए स्पेशल कंडीशन कि अगर ये फाइव नॉट टाइम के साथ बदल गया तो ऐसा सुपर पोजिशन, फिर क्या होगा। अभी इसका टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो जहाँ पर मैक्सिमम है हमेशा वहाँ पे मैक्सिमम है, जहाँ पर ये मिनिमम है वहाँ पर मिनिमम है, मतलब जहाँ भी जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वही रहे, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको, बट अभी आपको डेफिनेशन ही क्लियर है क्या, फाइव नॉट एट ए पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, ठीक है। देन सच सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, is not changing with time, then such superposition of waves, such superposition of waves is called, such superposition of wave is called interference। इंटरफेरेंस की स्पेलिंग भूल गया क्या, एफ ई आर ई, हाँ, ठीक है। तो इस तरह का सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, अगर ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इंसाइट आपको वेव मोशन में देना चाहूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं इंटरफेरेंस की डेफिनेशन को वापस से उठाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बातें और आपको वेव के बारे में बताना चाहूँगा, देखिए आप एक बार,